तो ये चर्चा बाबा ये भी चल रही है कि हो न हो लास्ट तक नीतीश कुमार राजद से मिल जाए। सिर्फ उन लोगों के लिए क्यों आता है जो हैंड टू माउथ है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास रहने का घर नहीं है, जिनके परिजन या तो गुजर गए या फिर बीमार पड़ गए, कि विकल्प की कमी है। विकल्प दो ही खेमा है, तीसरे खेमे की तैयारी जरूर होगी, इसलिए कि जो दो खेमे में नहीं एडजस्ट हो पाएंगे वो तीसरे खेमे में जाएंगे। जी, राजनीति में ऐसा होता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा, संवाददाता न्यूज बिहार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं धीरज शर्मा की कलम पेज। बता दें कि हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारत लाइव के मेंटोर, जिन्होंने खबर के माध्यम से भोजपुरी को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया है जहां से आज जो लोग देखते हैं खुद को गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों पर, रंग राजनीति का क्या रंग है अभी इन्हीं से जानते हैं। बाबा, मेन अगर हम देखें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप कह लें, कई तरह के रैली कह लें, कई तरह के प्लानिंग चल रहे हैं। क्या लगता है कि किस दिशा में जा रहा है बिहार का राजनीति? सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार धीरज शर्मा की कलम देखने वाले सभी लोगों को। हो सकता है कि आप हमें भी देखते होंगे अलग अलग माध्यम से, भारत लाइव के माध्यम से। हमारा जो कार्यक्रम है रातों रात, उस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक चर्चा हम करते हैं। और आज धीरज ने कार्यक्रम है रातों रात। बिल्कुल, आज धीरज ने कहा कि आज हम लोग क्यों ना रातों रात को एक नए कलेवर में लेकर के आएँ, और बिहार की चर्चा जब हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना इस चर्चा को हम लोग हमारे पेज पे किया जाए। जी, धीरज शर्मा की कलम हमारे लिए सबसे बड़ा अगर पूंजी कोई है तो वो है हमारा कलम। आपने देखा होगा ये हमारे साथ हमेशा रहता है और यही हमारी पूंजी है, और इस पूंजी को हम कभी भी जाया नहीं करने देंगे। बहुत सहेज कर रखते हैं और इसीलिए हम इस पूंजी पर गर्व भी करते हैं। हमारे पास और दूसरी कोई पूंजी नहीं है। जी, जो भी आप देख रहे हैं इसी से अर्जित की गई है, और हमें गर्व है कि हमने जो अर्जित किया है उसे सहेज करके और आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। बाबा, जैसे कि रातों रात कार्यक्रम की आपने बात की, तो काफी चर्चित कार्यक्रम है, तो वो कितने देर बाद आएंगे फिर आपके कार्यक्रम? रातों रात कार्यक्रम हमारा दैनिक कार्यक्रम है, जो रात भर घटनाएं होती हैं। जब सभी लोग सो जाते हैं तो पत्रकार जगता है, कलमजीवी जगता है। आप खुद पत्रकार हैं, आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, और आप ही लोगों पर आगे इस परंपरा को बढ़ाने का पूरा दायित्व भी है। आपने चर्चा किया कि बिहार की राजनीति के क्या रंग हैं, तो रंग तो हम नहीं कहेंगे, इसे रंगों का एक बड़ा समुद्र कहेंगे, क्योंकि 7 रंगों का सामंजस्य जब इंसान के जीवन में होता है तो उसकी जिंदगी रंगीन होती है। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण रंग है वो ब्लैक शेड चल रहा है। कोरोना, आपने देखा होगा कोरोना ने किस तरह से पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, और उस तबाही में कहीं ना कहीं भारत, और भारत के बाद बिहार सबसे ज़्यादा त्रस्त रहा है। हम चर्चा तो बहुत करते हैं धीरज जी कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने कोरोना संकट के दौरान वहाँ के लोगों को लील लिया, कोरोना ने उन्हें लील लिया। लेकिन हमारे बिहार में जो चर्चाएं हम करने बैठे हैं, दुख होता है इन चर्चाओं को करते हुए कि दावे तो हम बहुत करते हैं कि हम विकास के नए नए आयाम गढ़ दिए, हमने सड़कें बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सुशासन ला दिया। लेकिन वास्तविकता, फैक्ट्स अगर आप धीरज देखें तो वो 30 से 40 लाख लोग, जो सरकारी आंकड़े हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो लोग जो लौट करके आए हैं, काम धंधा छोड़ करके आए हैं। सरकार का कहना है कि हम काम देंगे। राजनीति जम करके हो रही है, पता ही नहीं है कि कौन से स्किल के लोग हैं। हालांकि एक चीज बाबा हम रोकना चाहेंगे, राजनीति जम कर हो रही है। क्या लगता है कि इस संकट को अब राजनीति करने वाले लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? उनको लग रहा है कि चुनाव ही अहम मुद्दा है उनके लिए। धीरज, सबसे बड़ी बात है कि भारत को ही बहुत गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं। खास करके मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सियासत करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव में हार जीत के बाद जो परिणाम आते हैं उससे जो सरकार बनती है, और सरकार में बैठने वाले जो लोग होते हैं, शायद उन्हें इस गंभीरता का एहसास नहीं है।
आप सीधी सी बात अपनी बस समझ लीजिए, राजनीति में आपने देखा होगा या नहीं देखा, देखा तो नहीं होगा, पर लालू प्रसाद के शासनकाल को आने के पीछे कांग्रेस का वो एक बड़ा शासनकाल था। इंदिरा गांधी को आपने सुना ही होगा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा गया था। और एक लंबे समय तक जो शासन कांग्रेस का चला, चाहे वो केंद्र में हो या फिर बिहार में हो, उस शासन ने लोगों को मजबूर किया कि सत्ता में परिवर्तन होनी चाहिए। कई बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों, राजनीति में अपने जीवन को खपाने वाले लोगों के साथ हमारी बातें होती हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिलता है, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। जो पुराने लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो वर्तमान राजनीति में सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए ही अपनी राजनीति करते हैं, उसे एन केन प्रकार न हासिल करना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञों की बात कर रहा हूँ जिन्हें चिंता है। चूंकि हम आज धीरज शर्मा की कलम पे हैं जी, तो इसका मतलब है कि हमें वो बातें करनी चाहिए, या फिर रातों रात में जो हम वो बातें करते हैं जो घटनाएं आम लोगों के जीवन से जुड़ी होती हैं। आज दोनों के सामंजस्य से जिस मुद्दे को लेकर हम लोग बैठे हैं कि बिहार में किस तरह का रंग है, तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे चैनल हैं जो ये चला रहे हैं कि बिहार में आने वाले चुनाव की तैयारियां सब पूरी हो चुकी हैं और टिकटें भी बंट गई, टिकट भी बट गया है जी। आपने भी देखा होगा, कई चैनल चला रहे हैं कि टिकट भी बट गया है। महागठबंधन में तो टिकट बटने का किसे कितनी सीट मिली, शायद हमको लगता है कल वो भी बता दें। मतलब आज ही तय हो गया, बिल्कुल। अगर खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो एक न्यूज चैनल के अनुसार आज ही सब कुछ तय हो गया है। बिल्कुल धीरज, सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता का बड़ी अभाव होता जा रहा है। आप अपने बातों को कहते हैं, अपने शब्दों को कहते हैं, उन शब्दों पर आपका कोई अपना कंट्रोल नहीं है। सही। पत्रकार को हमेशा अपने कलम की छाल को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसे ही आपकी कलम बहक जाती है तो रोशनाई खत्म हो जाती है जी। और जब रोशनाई खत्म हो जाती है तो फिर लिखने के काबिल आप नहीं रह जाते। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपने ईमान के साथ धोखा कर रहे हैं। हो सकता है कि टीआरपी के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम टीआरपी से बाहर की बात करते हैं। कल जिस तरह से हमारी बात धीरज आपसे हमारी चर्चा भी हो रही थी, बहुत सारी पॉलिटिकल जानकारी आप भी अच्छी रखते हैं, और जिस चैनल में आप काम कर रहे हैं, जिस चैनल के लिए आप सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, आपके पास भी जानकारियां बहुत हैं। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ से अलग अलग चैनल्स में भी काम कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है जब राजनीति की एक स्वस्थ चर्चा होती है और बिहार की चिंताएं नजर आती हैं उन नए पत्रकारों में, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। अब आपको सीधी सी बात बताते हैं कि चर्चा तो बहुत तरह की हो रही है। कल जो अमित शाह को आपने देखा होगा एक दिन पहले जी, अमित शाह आए थे बिहार के लोगों से बात करने के लिए, डिजिटली वो बात कर रहे थे, मतलब बिहार वर्चुअल रैली के माध्यम से जहाँ थे वहीं से बात कर रहे थे। उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग बिहार के थे। दो जगह बैठकें हुई थी, एक तो दिल्ली में और दूसरी बिहार में भाजपा कार्यालय में। बैठकों के बाद क्या कुछ हुआ आप सब जानते हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, बस दो चीज़ों की चर्चा जरूर करूंगा कि अमित शाह को दो बातें बहुत मजबूती से याद आई, जबकि वो ये कहना शुरू कर चुके थे मैंने अपने संबोधन के शुरुआत में ही कि ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये वो बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी चिंताएं हैं कि कैसे हैं बिहार के लोग, ये जानना चाह रहा हूँ। आपको 60 दिन 65 दिन 70 दिन के बाद याद आया कि बिहार के लोग कैसे हैं? सही बात, ये चिंता की बात, एकदम फैक्ट बात है सर। और अब इसके बाद आप तेजस्वी यादव की बात फिर क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव बहुत अच्छे हैं। आप ही के साथी ने जी ये आरोप लगाया था कि उनके पास अकुत संपत्ति है, तो तेजस्वी यादव की चिंता आपको क्यों हो रही है? आपको नहीं होनी चाहिए थी। आपको चिंता उस रिक्शे वाले की होनी चाहिए जिसने रिक्शा नहीं चलाया 60 दिन। चिंता उनकी होनी चाहिए जिनको पैरों में छाले पड़ गए, पैदल आने को मजबूर हो गए। बिल्कुल धीरज, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको चिंता, आप देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री का मतलब होता है घर का मालिक जी। जब घर के मालिक को इतना भी सूझबूझ नहीं रहा कि 60 दिन तक आपने किसी को भोजन नहीं दिया, किसी से पूछा तक नहीं जी, और आप 60-70 दिन के बाद आते हैं और कहते हैं मैं चुनावी रैली नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप चर्चा करते हैं उस व्यक्ति की जो मुख्यमंत्री का दावेदारी अपने आप को बता रहा है, उसकी पार्टी उसे मुख्यमंत्री का दावेदार मानती है। आप ही के उप मुख्यमंत्री, आप ही के पार्टी के कद्दावर नेता जिनको सरकार बनाने और बिगाड़ने की का हुनर प्राप्त है, आपके पक्के हमकदम हैं, सुशील मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, वो पिता को घेरते हैं
आपके आपने जिसे कैप्टन बनाया वो अपनी बदौलत नहीं जीतना चाहते हैं, वो दूसरे के गोल में लंगड़ी मार करके, फॉल मार करके घुसना चाहते हैं। आप समझिए कि वो बैठ के करते हैं, जैसे उनको कप्तान घोषित करते हैं, आप कहते हैं चुनावी रैली नहीं, लेकिन आप कप्तान जब घोषित करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमने तो कप्तान घोषित कर दिया, अब इनके आगे कोई बड़ा नेता नहीं है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा, मैं कह एक रहा हूं। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि कई आरोप प्रत्यारोप हैं, राजनीतिक है तो दौड़ चलेंगे ही, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि नियमों का उल्लंघन काफी दिख रहा है। अगर पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर लें तो लोग रैली की बात करते हैं कि रैली नहीं है, चुनावी रैली नहीं है, वर्चुअल रैली। लोग थाली और कटोरा पीटने की बात करते हैं तो बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना के कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं। भीड़ आज जो है एक जगह बेकाबू है। आज जितने ऑफिस अगर देखेंगे आप पार्टी कार्यालय, वहां पे पार्टी कार्यालय में हमने देखा 7 तारीख को तमाम पार्टी कार्यालय में भीड़ ऐसे लगा था जैसे लग रहा है मेला लगा हुआ। बिल्कुल धीरज, आप की चिंता बिल्कुल जायज है, और ये चिंता हर बिहारी को होनी चाहिए, बिहार के हर लोगों को होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन करवाए थे, लॉकडाउन के समय आकर के आपकी हिम्मत का हौसला अफजाई किए थे, वो तो लॉकडाउन खत्म करते करते ये बात बोल दी कि आप आत्मनिर्भर हो जाएं। आप आत्मनिर्भर हो जाए, दैट मीन्स कि वो अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है, और न कोरोना की दवाई है जिसके चलते आप ठीक हो सकते हैं। अब स्थिति यह है कि जो 60-65 दिन तक भूखे रहा, प्यासे रहा, आपकी बात को मानता रहा, उसकी चिंता छोड़ करके आप अपने चुनाव की चिंता करने लगे, तो वो जो गरीब व्यक्ति था वो आखिर कहाँ जाएगा? उसे तो रोजी रोटी कमानी है। अब पार्टी कार्यालय की भीड़ की अब बात कर रहे हैं, तो पार्टी कार्यालय में तो भीड़ होगी ही, क्योंकि आपने चुनाव का बिगुल बजा दिया, तो शहनाई में शामिल होने वाले जो लोग होंगे वो तो आएंगे ना, टिकटार्थी आएंगे, लोगों की उत्सुकता जगेगी कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। नियमों की धज्जियां और संविधान की धज्जियां उड़ाने से अच्छा है कि कानून को ब्रेक कर दें, वहीं पे लॉकडाउन को खत्म कर दें, अनलॉक को भी खत्म कर दें, कह दें सभी लोगों को कि जैसे जो लोग हैं पहले की तरह रहें। अगर संकट से जूझना ही नहीं है, यही पेंच है धीरज, पेंच यहीं पर है। सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है। 20 लाख करोड़ का जो आपने पैकेज भी देखा होगा, उस पैकेज में क्या था? अब तक 5 बार भाषण देने के बाद, 5 बार उसका अलग अलग तोड़ करके समझाने के बाद देश की वित्त मंत्री नहीं समझा पाई कि बिहार को क्या दिया, गृह मंत्री नहीं समझा पाए, नीतीश कुमार को खुद पता नहीं है, उनके उद्योग मंत्री गुहार लगाते हैं, सांसद भारत लाइव पे आकर के ये कहते हैं कि मेरी भी बात नहीं सुनी जाती है बाबा, तो मैं आपकी क्या सुनूं? सही बात। आप समझिए कि कितने विकट परिस्थिति से बिहार आपका गुजर रहा है। आप चुनाव कराने जा रहे हैं, अच्छा है, चुनाव तो कराना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो संवैधानिक संकट है। संवैधानिक संकट, लेकिन ये संवैधानिक संकट धीरज बार बार सिर्फ उन लोगों के लिए क्यों आता है जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास रहने का घर नहीं है, जिनके परिजन या तो गुजर गए या फिर बीमार पड़ गए पैदल आते आते। आप ज्योति की बात करते हैं, एक ज्योति साइकिल से आ गई, ऐसी कितनी ज्योतियां होंगी, और उस पे राजनीति, और उस पे आप राजनीति कर रहे हैं। कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आया कि झूठ सच लंद फंद भी हो रहा है। सभी लोगों को अब ज्योति पर ही फोकस है। क्या एक ज्योति को आप सब कुछ दे दीजिएगा तो बाकी ज्योति के परिवार के लोग खबर क्या होगा? पप्पू यादव क्या भी ज्योति आई हुई थी। बिल्कुल, ये सारी बातें धीरज चल रही हैं, लेकिन जो मुख्य बात करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं और जो आपका जो पूछना था वो ये था कि बिहार की राजनीति के कैसे रंग। तो रंग तो एक ही है। रंग ये है कि चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। आप लोग भी अपने कलम को एक नहीं, लाल और ब्लू दोनों अपना रख लीजिए पॉकेट में। जहां रेड लगाना वहां रेड लगा दीजिए, जहां ब्लू लगाना ब्लू लगाइए। और इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होगी तो जहां हम बैठे हैं उस माध्यम पे होगी, सोशल माध्यम पे। जी एकदम। चुनाव जमीनी नहीं होने जा रही है, हेलीकॉप्टर्स शायद न चले, नहीं उड़ेंगी। और इन राजनीतिक लोगों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे। एक शुरुआत तो कर दिया है अमित शाह ने, और उससे पहले एक शुरुआत कर दिया था सुशील मोदी ने। तो मुख्यमंत्री भी तो कह चुके हैं कि अब रैलियां करना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जी असमंजस की स्थिति में है। अच्छा, जो फैक्ट है वो असमंजस की स्थिति में है। अमित शाह को मुख्यमंत्री की छवि नजर आती है तेजस्वी यादव में, इसलिए टारगेट करते हैं उन्हें। नीतीश कुमार जी लालू को टारगेट करते हैं। उनके परम प्रिय मित्र और भक्त या जो कुछ भी कह लीजिए, वो सुशील मोदी लालू प्रसाद को टारगेट करते हैं। इनके पास अपनी
संपत्ति, अपना कमाया हुआ धन, अपना संस्कार, अपने नाम से अर्जित की हुई कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको दिखा करके ये कहें कि ये हमारा 15 साल का उपलब्धि है। आप समझिएगा, बहुत बारीक बात मैं कह रहा हूँ। अगर इस चीज को देखा जाए तो न पक्ष के पास है न विपक्ष के पास। हम विपक्ष की बात क्यों करेंगे? यही बात है। हम विपक्ष की बात क्यों करेंगे? विपक्ष अगर, अच्छा एक चीज आपको बताइए कि आपके घर में शादी हो, आप लोगों को आमंत्रित करते हो और खाना पड़ोस के घर से खाते हो, तो पड़ोसी तो एहसान आप पे कर रहा है ना, कि आपके गेस्ट को खिला रहा है, तो एहसान कर रहा है। 60 दिनों का जो लॉकडाउन हुआ धीरज, आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं। इस लॉकडाउन में आप अपनी जान की परवाह किए बिना, आप पत्रकारों को तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी युवा पत्रकार हैं, कई हमारे बच्चे भी हैं जो हमारे साथ सानिध्य में रहे हैं, मुझे निकलने के लिए विवश कर दिया आप लोगों ने। मैं खुद निकल करके लोगों को, जिस तरह से आप लोगों ने दिखाया लोगों का दुख, मैं खुद बाहर निकला था, खुद मैं बहुत सारी चीज़ें लोगों को देने का प्रयास कर रहा था। जिस तरह से हेल्प हो सकता था मैंने करने का प्रयास किया था। भारत लाइव का उसमें बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला। इसके साथ साथ बहुत सारे समाज सेवियों का सहयोग मिला, कई लोगों का नाम मैंने रखा है इस बीच में। लेकिन मुझे दुख इस बात की उस बीच में हुई कि जो लोग मृत प्राय हो गए थे, पूरी तरह से लोगों के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैंने 39 के 39 सांसदों से बात करने का प्रयास किया था, ऑनलाइन मैंने बात किया था, लाइव के माध्यम से बात किया था। और इसमें धीरज सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि 3 से 4 लोगों से मेरी बात हो सकी। 1 महीना से ऊपर मैंने लाइव किया, लोगों से बात किया, इंटरेक्शन किया। आम जनता ने बहुत मदद किया, समाज सेवियों ने मदद किया। लेकिन चुनाव की जब भी बात आती है तो ये सारे उस तरह से निकल जाते हैं जैसे आप बिल में जैसे ही पानी डालते हैं तो चींटी जो है भड़बड़ा करके निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही लोग निकले। और जिस तरह से अमित शाह ने बिगुल फूंक दिया है और बिहार की राजनीति को पेंच में फंसा दिया है, आप समझ सकते हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं, मेरी बात जब विपक्ष के लोगों से हो रही है तो विपक्ष के लोगों का कहना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार आर पार के मूड में है लोग। बाबा इसमें हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आर पार के मूड में अगर लोग हैं, हम सबसे बड़ा बात अगर सवाल करना चाहें तो महागठबंधन को लेकर क्या विचार, क्या लगता है? महागठबंधन में जैसे अलग अलग जातियों को बटोरने के लिए अलग अलग पार्टियां खुल रही है। कई पार्टियां अभी 2 दिन के अंदर में 2 पार्टियां जो है निर्माण हो गई, कह लें कि उसको यहाँ से उभर आया। तो ऐसे में गठबंधन में कुछ ना कुछ तो दाव पेच दिखेगा। धीरज, मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई बार मेरा जो छोटा ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से मैंने बताया है कि विकल्प की कमी है। विकल्प की कमी है। 2 ही खेमा है, तीसरे खेमे की तैयारी जरूर होगी, इसलिए कि जो 2 खेमे में नहीं एडजस्ट हो पाएंगे वो तीसरे खेमे में जाएंगे। राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन जिस बड़े सिनेरियो की बात करें, जो बड़ा कैनवास आप बना रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन, इस दोनों कैनवास में जो साथी हैं, एक आध 2 को छोड़कर दाएं बाएं होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहां पर नीतीश कुमार रहेंगे वहां आरएलएसपी नहीं रहेगी, उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहेंगे। अच्छा, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। और उपेंद्र कुशवाहा अगर नहीं रहेंगे तो आप मान के चलिए कि मुकेश सहनी भी वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी वहां। अच्छा। तो आप समझ लीजिए कि जब तक नीतीश कुमार एनडीए में है तो एनडीए में इनके शिफ्ट होने का कोई चांस नहीं बनता है। मैं जीतन राम की मांझी की बात नहीं कर रहा हूं। और जब ये दोनों साथ हो जाएंगे तो चाहे जितना भी बात आप कर लें, जीतन राम मांझी को मजबूरन इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। कांग्रेस की स्थिति आपको पता है कि वो या तो राजद के साथ रहेगी या फिर अकेले रहेगी। तो अकेले उसकी शक्ति कितना कमजोर होगी आप समझ सकते हैं। अकेले संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजद के पास जाना उसका मकसद है, मजबूरी भी उसकी। बड़ी पार्टी है राजद, इसलिए बिल्कुल। और आरजेडी भी नहीं छोड़ना चाहेगी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के साथ उसकी राजनीति में एक पैक्ट आता है, जो आपने देखा होगा, सिक्कड़ जो होता है एक कड़ी से दूसरे कड़ी से जुड़ा होता है जी। उसी तरह से राजद और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। 2 दुखी लोग हैं। कांग्रेस को आरजेडी ने पदच्युत किया और आरजेडी को जदयू ने पदच्युत किया। और इन दोनों को जब 2015 में साथ आने का मौका मिला तो इन दोनों को झटका नीतीश कुमार ने दिया। इसलिए नीतीश कुमार कॉमन दुश्मन है। बात समझ रहे हैं आप जी? अब स्थिति यह है कि इसमें बहुत बड़ी बात मैं आज कहने जा रहा हूं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस सूत्र में कहीं ना कहीं ये अलायंस तो आपको नजर आ रहा है। एनडीए का भी अलायंस लगभग आपको नजर आ गया
कि उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग, सवर्णों का भीड़ आपने देखा होगा, जब आपने देखा होगा डिजिटल रैली चल रही थी, सवर्णों का संख्या ज़्यादा था, दिखाया ये जा रहा था कि सवर्ण हमारे साथ पूरी तरह से है। इसमें कई ऐसे नेता हैं जो कूद करके 2014 में गए थे, उन लोगों को मंच तक नहीं मिला, जिसकी चर्चाएं खूब हो रही थी। आज स्थिति ये बन गई है कि आरजेडी कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे है। उस स्टेप में आगे होने के पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह ने जो मुहर लगा दिया कि रियल में तेजस्वी इज अ लीडर, ये बहुत बड़ी बात हो गई। स्वर्णों को लेकर क्या राजनीति, क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में इस बार के विधानसभा चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी स्वर्णों को? अगर नहीं, कई पार्टियां जो है बन गई है स्वर्णों को लेकर। धीरज, अगर नहीं देते हैं आप तो आप समझिए कि आप बैकफुट पे जा रहे हैं, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी, कोई भी पार्टी। इसलिए बता रहे हैं कि जब हमारी बात अश्विनी चौबे से होती है या फिर और भी बड़े नेता हैं, सवर्ण के जो नेता हैं, गिरिराज सिंह की बात आप कर लें, या फिर आप राजीव प्रताप रूढ़ी, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, राजीव प्रताप रूढ़ी की बात कर लें, या और भी नेता हैं उनकी बात कर लें, यहाँ तक कि संजय जायसवाल की भी अगर बात कर लें, तो ये सभी लोगों का कहना यह है कि सवर्णों के साथ सामंजस्य बैठाना आज की वर्तमान राजनीति में बहुत जरूरी हो गई है। दूसरी तरफ जब जगदानंद सिंह से बात हुई, आप खुद मौजूद थे, जब हमारी बातें उनसे हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हम A to Z की पार्टी हैं, तो सबको साथ लेकर, बिल्कुल हम A to Z की पार्टी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ कौम, कटघरा और कुनबों में किसी को नहीं बांटते हैं। आपने भी सुना था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये हमारे साथी हैं, सम्मानित नेता हैं। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम जानते हैं उनका दर्द। जब उन्हें भाजपा ने और नीतीश कुमार ने बेइज्जत किया था तो हमने सम्मान दिया था, और ये बात भी फैक्ट है। तो ये चर्चा बाबा ये भी चल रही है कि हो न हो लास्ट तक नीतीश कुमार राजद से मिल जाए, ये कैसी चर्चा है? आखिर पूरे माहौल में कहीं ना कहीं तो एक बात तो तय मान के चलिए धीरज, हमने भी बहुत सारी बातें की, बहुत संभावनाओं का तलाश किया, लेकिन उन संभावना में कहीं भी आरजेडी की तरफ से नो एंट्री का बोर्ड हटाने का कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो बहुत सारे लोग उधर चले जाएंगे, यानी महागठबंधन से दुखी हो जाएंगे, और ऐसा नहीं चाहेगी। नीतीश कुमार को जब भारतीय जनता पार्टी भले कैप्टन बना दिया हो, आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मजबूरी में किसी को कैप्टन बनाया जाता है कि वो इतनी बुरी तरह से हार जाए कि फिर दोबारा उसके कैप्टन बनने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाए, और वो बनना चाहे भी नहीं। चाहने की तो बात अलग हो गई। एक ऐसा गेम किया जाता है जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जैसे अमित शाह जैसे सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ होते हैं, वो इस तरह का गेम रचते हैं कि कैप्टन इसको इस बार बना दो, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी तो जानती है कि गिफ्ट में उसको इस बार भी सरकार मिल गई थी, अगली बार भी जो भी परिणाम हो गिफ्ट में हम सरकार ले सकते हैं, मेरे पास संभावनाओं की अपार संभावना है। लेकिन नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से समाप्त कर देना, मैच से ही बाहर कर देना, उसके लिए सबसे बढ़िया है कि इसको कैप्टन बना दो, और हार जाते हैं तो ठीक रहा इनके माथा पर। आपको याद होगा कि ताली और गाली का जो गिरिराज सिंह लगातार कहते थे कि ताली भी और गाली भी कप्तान की, तो आप वही स्थिति आ गई है। गिरिराज सिंह को आपने मंच पे नहीं देखा होगा। आपने बिहार के एक और नेता जिनकी बड़ी चर्चा हो रही थी, 2014 में मंत्री भी बन गए थे, आपने रामकृपाल यादव को नहीं देखा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि जो मंच पे लोग बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री का एक उम्मीदवार उसमें बैठा हुआ था, अब वो कौन था ये कुछ हमारे पास है, लेकिन जैसे उस पर कुछ हमारी खबरें आ जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन है, सुशील मोदी नहीं है, गिरिराज सिंह भी नहीं है, और बहुत मजबूती से तेजस्वी यादव के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा था रामकृपाल यादव नहीं है। अब इन बातों को आप विराम दे दीजिए। लेकिन जो मंच पे दिल्ली में और पटना में जो लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था। जैसे उसके नाम की पुष्टि हो जाती है, वो भी मैं बताऊंगा। मतलब इस बात भारत लाइव को इस बात का जानकारी है, मतलब पता है जी, चर्चाएं तो चल रही हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं। जब तक उस पर मजबूत हमारी जानकारी नहीं हो जाएगी तो हम बिना पुख्ता सबूत के कुछ बात नहीं बोलते हैं। पत्रकारिता का एक ये भी धर्म है। संभावनाओं की बात हमने बता दी, और रहा सवाल संभावनाओं की, तो आपको मैं बता दूं कि आरएलएसपी को तेजस्वी से कोई आपत्ति नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खुद कह दिया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिसे भी बनना हो बने,
हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 सालों में इस देश का 36 कर्म करा दिया। आप बोलने की आज़ादी तक छीन लेते हैं, लोगों को जहां हैं वहीं बेचैन होने के लिए छोड़ देते हैं, मजबूर होने के लिए छोड़ देते हैं, भूखे रहने के लिए छोड़ देते हैं। आपके पास कोई आइडिया नहीं है, देश रसातल में जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के जो स्थिति है, उस स्थिति में बिहार सबसे हॉट सीट बना हुआ है। और बिहार में एक चीज तो निश्चित नजर आएगी कि जैसे ही आप देखिएगा कि आप एमएलसी का चुनाव होगा, बहुत सारे पत्ते खुलेंगे धीरज, और धीरज शर्मा की कलम पे मैं उस समय भी आऊँगा जब ये पत्ते खुलेंगे और नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक साथ भले रह जाएं, लेकिन अमित शाह कहेंगे कि हमारा कैप्टन जो है उसने मैच फिक्सिंग कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सुना कि बिहार की राजनीतिक जो है हॉट सीट बना हुआ है, हाई प्रोफाइल चुनाव भी कह सकते हैं, हाई प्रोफाइल रणनीति भी कह सकते हैं, और हाई प्रोफाइल यहाँ के नेता तो हैं ही। सारी चीज़ें हम लगातार आपको धीरज शर्मा की कलम पेज के माध्यम से बताएंगे ही, लेकिन भारत लाइव पे रातों रात कार्यक्रम देखेंगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, क्योंकि बाबा करते हैं ये कार्यक्रम, और बाबा का जो विश्लेषण होता है वो तमाम विश्लेषण की जो अंदर की अंदरूनी जानकारियाँ होती है उसी रातों रात कार्यक्रम में होती है। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।